Hello, good morning everyone. Today we are going to discuss national income. जैसा आप जानते हैं कि नेशनल इनकम अथवा राष्ट्रीय आय यूपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रायः इकोनॉमी, जीएस, प्री में और मेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये नेशनल इनकम है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम यह किसी राष्ट्र के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य किसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर। सो व्हाट इज नेशनल इनकम? सो दिस इज द monetary value of all final अंतिम goods and services produced by the normal resident, आम निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट्स of a country in a फाइनेंशियल ईयर। अब यहां तीन चार बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक मैंने लिखा मॉनेटरी, मौद्रिक, फाइनल, नॉर्मल रेजिडेंट्स और इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो इसको पहले हम डिस्कस करें। ये क्या है? वाई मॉनेटरी वैल्यू? मौद्रिक मान क्यों लेंगे? मौद्रिक मूल्य और मान, ये इसलिए कि भारत या किसी भी अर्थव्यवस्था के तहत बहुत सारी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है और उन वस्तुओं अथवा सेवाओं को मापने की अलग अलग इकाइयां हैं। तो उसका एक यूनिवर्सल अकाउंटिंग कैसे हो, उसका एक यूनिवर्सल मेजरमेंट के कैसे हो। सपोज जैसे राइस है, व्हीट है, ये टन में और केजी में। कॉटन है, उसका माप अलग है। स्टील है, उसका माप अलग है। सीमेंट है, उसका माप अलग है। तो इन सब का उत्पादन, क्या प्रोडक्शन हुआ, whether the production has been increased or decreased with respect to the last year, so how can we measure? तो इसको मापने के लिए एक यूनिवर्सल, एक स्टैंडर्ड यूनिट में इसका मान निकालते हैं, दैट इज मॉनेटरी वैल्यू। इन इंडियन पर्सपेक्टिव दिस इज रुपीस और एट इंटरनेशनल लेवल दिस इज डॉलर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मॉनेटरी वैल्यू। नेक्स्ट टर्म इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स सी व्हाट इज दिस। ये है कि सपोज किसी अर्थव्यवस्था में
डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का मेजरमेंट लेते हैं। कैसे? ये समझिए कि एक फार्मर है, वो व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, वो व्हीट उसका सपोज 100 रुपीज का है, ठीक। उससे एक बेकर फार्मर वाले से 50 रुपीज का व्हीट खरीद लेता है, ये परचेज करता है, और उस 50 रुपीज के व्हीट से वो 200 का ब्रेड एंड लॉफ बनाता है। तो इसका फार्मर का नेट आउटपुट क्या हुआ? फार्मर का हुआ 100, बट बेकर का क्या हुआ? तो बेकर का 200 नहीं हुआ, बेकर का फाइनल है ₹200 माइनस 50, दैट इज ₹150। So total final value is here, अंतिम उत्पाद का जो मूल्य हुआ वो हुआ 100 प्लस 150, दैट इज 250। अनदर एग्जाम्पल, टायर। सपोज एमआरएफ कंपनी टायर का निर्माण करती है, तो अगर वो टायर कोई बाइक खरीदने, बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला वैसे शॉप से खरीद के लाता है तो वो फाइनल प्रोडक्ट्स है। बट इफ यू आर गोइंग टू परचेज व्हाट, 4 व्हीलर और एनी वैन, तो क्या हुआ, वहां वो टायर लगा तो वहां टायर का वैल्यू अलग और यहां टायर का वैल्यू अलग नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो ये डबल काउंटिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो टायर्स 4 व्हीलर्स में और अथवा वैन में यूज हो गए, तो वो टायर जो बन के वहां तक आया वो उसका इंटरमीडिएट यूज है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। तो फाइनल में से क्या होता है, इंटरमीडिएट यूज जो हुआ जो प्रोडक्ट है उसके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब जो बचा वो हुआ हमारा टोटल में से इंटरमीडिएट का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो वो फाइनल हुआ। इसलिए ये हमने इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रखा था। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या है? ये नॉर्मल रेजिडेंट भारत का नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति होगा जो भारत में सामान्यतः रह रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सिटीजनशिप उसका भारत का हो, लेकिन उसके आर्थिक गतिविधि का मुख्य केंद्र भारत होना चाहिए। सपोज जो भारत में भी है या भारत से बाहर है, जैसे किसी भारतीय एम्बेसी में वो यूएस में अथवा यूके में वर्किंग है तो वो भी भारतीय रेजिडेंट है। लेकिन कोई व्यक्ति जो इंडिया में फॉरेन एम्बेसी में फॉरेनर काम कर रहा है वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का नहीं होगा, या जो व्यक्ति भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। लेकिन स्टडी और मेडिकल पर्पस को छोड़कर कोई व्यक्ति 1 साल या उससे अधिक दिनों से रह रहा है और वो उसकी आर्थिक गतिविधि का केंद्र भारत है, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। तो ये इनके द्वारा अथवा भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर या इसके बाहर जो भी एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उन प्रोडक्शन का वेदर दिस इज इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर
और टर्सरी सेक्टर, उसका उस फाइनेंशियल ईयर में जो मौद्रिक मान होगा उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसमें अब बेसिक आगे इसमें यह कंसेप्ट है कि किसे फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। देखिए इसका दो आंसर है, एक ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग सर रिचर्ड स्टोन को कहते हैं, जिन्हें 1984 में नोबेल प्राइज भी मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। और इंडिया के लेवल पर और नेशनल लेवल पे प्रोफेसर VKRV रॉ, इन्हें फादर ऑफ नेशनल अकाउंटिंग इन इंडिया कहा जाता है। इनके साथ एक और क्रेडिट है कि फर्स्ट सिस्टेमेटिक एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, दैट क्रेडिट गोज टू प्रोफेसर VKRV रॉ। और इन्होंने उस समय इंडियन इकोनॉमी को केवल 2 सेक्टर में बांटा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देयर वाज नो मेंशनिंग ऑफ टर्सरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र की चर्चा इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने 2 क्षेत्रक में बांटा था, प्राथमिक और द्वितीयक। तो ये फादर ऑफ नेशनल अकाउंटिंग इनकम। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। aggregates of national income। तो ये 4 एग्रीगेट्स हैं मेनली, देर आर 4 एग्रीगेट्स, और उन्हें 2 अलग अलग तरीकों से मापते हैं, एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से ये 8 हो जाता है, लेकिन मेनली हैं ये 4। क्या? फर्स्ट वन इज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, second is NDP, net domestic product, third is GNP, gross national product, और फोर्थ, चौथा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए ये 4 जो हैं, ये GDP, NDP, NNP, GNP और NNP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम GDP की चर्चा करें। ये सबसे महत्वपूर्ण मेजरमेंट है, क्योंकि क्रॉस
कंट्री कंपैरिजन के लिए किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या है, सपोज चाइना की राष्ट्रीय आय ज्यादा है या भारत की या यूएस की, तो क्रॉस कंट्री कंपैरिजन के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन के लिए इसमें बेस्ट मेजरमेंट जो है वो जीडीपी है। ठीक है, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। फर्स्ट ऑफ ऑल you should know that who coined the term GDP। GDP टर्म को किसने कॉइन किया था? इसका आंसर है साइमन कुजनेट्स। ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है एंड अदर पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम एज वेल। कि कौन है? इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये this event, the term GDP is associated with the Great Economic Depression began with US in 1929 to 33। अब देखिए कि उस समय जो आर्थिक महामंदी आई, जिसके कारण जिसकी शुरुआत ही यूएसए से हुई, तो पूरा यूरोपियन देश इंक्लूडिंग अमेरिका काफी प्रभावित हो गया था। तो यूएस की इकोनॉमी काफी डाउन हो चुकी थी। तो साइमन कुजनेट्स नाम के इकोनॉमिस्ट, ही इज अ रशियन बोर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। ये अमेरिकन काउंसिल में थे और ये इकोनॉमी के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे। तो ये 33 तक इसका इफेक्ट रहा इकोनॉमिक डिप्रेशन का। तो उसके बाद यूएस इकोनॉमी रिकवर कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसको मापने का क्या मेजरमेंट हो, क्या स्केल हो, क्या इंडेक्स हो, इस पर्पज से इसने साइमन कुजनेट्स ने जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टर्म को लॉन्च किया और उसने बताया कि यूएस, द इकोनॉमी ऑफ यूएस इज गोइंग टू इंप्रूव। और इस टर्म को बार बार थियोडोर रूजवेल्ट जो यूएस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इसका यूज किया। और सबसे मजे की बात एंड वेरी इंफॉर्मेटिव कि जब ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के निर्माण हुए, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, तो उन्होंने क्रॉस कंट्री कंपैरिजन के लिए नेशनल इनकम को मापने के लिए जीडीपी का प्रयोग शुरू कर दिया। तो ये है जीडीपी टर्म उत्पत्ति की कहानी, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड जीडीपी। नाउ कम टू द पॉइंट कि ये जीडीपी है क्या। हमने नेशनल इनकम में आपको क्या बताया कि दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर और इन एन अकाउंटिंग ईयर। Same thing is here, only the change is in normal resident. If we are going to measure national product, there will be normal resident of a country. Otherwise, here this is geographic centric GDP, means within the Indian periphery, within the Indian boundary, whether this is Indian or non-Indian, national or foreigner, it doesn't matter. Indian periphery के अंदर जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्लस प्लस मैं नेशनल के लिए शो कर रहा हूं, क्योंकि कुछ विदेशी भी यहां रह के अपनी आर्थिक गतिविधि करते हैं, तो और माइनस विदेशी के लिए है। ओके, तो जो भी वेदर दिस इज नेशनल और फॉरेनर, जिनके द्वारा भी भारतीय बाउंड्री के तहत जो कुछ भी उत्पादित किया जा रहा है, वो आपका उसका जो है मौद्रिक मान जो होगा, मॉनेटरी वैल्यू फाइनल वस्तु एवं सेवा का, वो हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके,
नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एनडीपी। ये क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, ये ग्रॉस की जगह नेट हो गया। तो जब वेयर एवर एंड वेन एवर, जब भी और जहां भी नेट शब्द का यूज हो, शुद्ध अथवा निवल, इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे कंपैरेटिव स्केल से कम है। नेट का मतलब कम है, नेट इनकम टोटल इनकम में से कम हो। तो वैसे ही यहां ग्रॉस डोमेस्टिक, तो ये नेट है, तो कम क्या हो रहा है? भाई आपकी कोई संपत्ति है, आपके पास कोई असेट है, सपोज आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो इसके टायर घिसते हैं, ये ब्लैक बोर्ड है, इसका ये स्मार्ट बोर्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ दिक्कत आ सकती है, ये क्लासरूम बड़ा सा है, इसमें रिपेयरिंग कॉस्ट आता है। तो ओवर द टाइम देर इज व्हाट? वियर एंड टीयर, वहां क्षति होती है संपत्ति की, एसेट्स की। तो उस संपत्ति का मौद्रिक मूल्य में जो ह्रास है, डेप्रिसिएशन, उसको हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस में से, दैट इज कॉल्ड नेट। तो क्या हुआ? सेकेंड में हो गया एनडीपी में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होगा कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। तो ये निकल जाएगा हमारा एनडीपी। अब आ जाइए नेक्स्ट टर्म जीएनपी। जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब पहले से मिलाइए, जीडीपी का क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां है नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस सेम है, प्रोडक्ट सेम है, ये नेशनल आ गया डोमेस्टिक की जगह। तो जब डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ रहा है, तो इसका क्या मतलब? जो नेशन के सेंस से, बिलोंगिंगनेस से रिलेटेड है, मतलब जो नॉर्मल रेजिडेंट है, चाहे वो इंडिया में रह रहा है या बाहर है। तो हमने जीडीपी की केस में, यहां देखिए इस फिगर को, मैंने आपको क्या बताया कि कुछ बाहरी लोग भी यहां काम कर रहे हैं और इंडियन तो हैं ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की सीमा में जो भारत के बाउंड्री के अंदर जो विदेशी रह के काम कर रहे हैं, जो अपना प्रोडक्शन की एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनके आउटपुट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो भारतीय बाहर रह के कमाई कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्हाट एवर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, तो उनके आउटपुट को हम इसमें जोड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड NFIA। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध निवल आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध निवल आय। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये क्या होगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध निवल आय, जो भारतीय बाउंड्री के अंदर विदेशी रह के अपनी कमाई कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भारतीय बाहर रह के कमाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से। तो उसका जो वैल्यू होगा, इन केस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट दिस इज निगेटिव, ये कम है, नकारात्मक है। जो भारतीय रह के बाहर कमा रहे हैं, उत्पादन में सहयोग
कर रहे हैं और जो विदेशी यहाँ कर रहे हैं, तो विदेशी जो यहाँ कर रहे हैं वो ज्यादा है और भारतीय जो बाहर है तो कम है। तो ये भारत के केस में ये निगेटिव है। अदरवाइज इट्स फॉर्मूला इज जीडीपी प्लस NFIA, that is GNP। तो जीएनपी बराबर क्या है? जीएनपी बराबर हो गया जीडीपी प्लस NFIA। चूंकि भारत के केस में ये माइनस है तो मैं इसको प्लस माइनस कर दे रहा। ओके, अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अब इसको जीडीपी से लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। तो जीडीपी में से पहले नेट है, तो नेट क्या हो जाएगा? माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, जो सेकंड वाले में हमने किया है डिस्कशन, डेप्रिसिएशन। और फिर ये नेशनल है प्रोडक्ट, तो ये माइनस प्लस NFIA होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या? NNP। और जब इस NNP को, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को, जब हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो यही हमारा नेशनल इनकम बन जाता है। तो अब फैक्टर कॉस्ट पे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए हमें 3 प्राइसेस का कैलकुलेशन और उसके रिलेशन को देखना पड़ता है। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।